हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। हम हमारी 6th क्लास की सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी को, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट 2 चैप्टर्स इस बुक में जियोग्राफी से रिलेटेड है और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे ये जियोग्राफिकल फीचर्स हमारे इंडिया में डिफरेंट कौन कौन से पाए जाते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर जो है वो बात करता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास माउंटेन्स हैं, we have the plateaus, we have the coastal areas, we have the islands। तो ये सब चीजें हमारे पास इंडिया में प्रेजेंट है। अगर ओवरव्यू की बात करें तो अपर यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हिमालयाज की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये हिमालय सिर्फ इंडिया में ना प्रेजेंट होगी, 6 अदर कंट्रीज में, मतलब टोटल 6 कंट्रीज में ये स्प्रेड है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नदर्न प्लेन्स हैं या प्लेन्स है रादर, ये प्लेन्स फर्टाइल प्लेन्स का काम करते हैं क्योंकि हिमालयाज जो है वहां से रिवर्स आती हैं बड़ी बड़ी। वो रिवर्स जो है वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लाती हैं, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से और रिवर्स के साथ ही अपने वाटर की जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हुए ये प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल प्लेन्स का काम करते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सेडिमेंट्स विच आर ब्रॉट बाय द रिवर्स, जो हिमालय से कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हो रही है। जैसे हमारी बड़ी बड़ी गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स, तो ये फर्टाइल प्लेन्स होने की वजह से प्लस ये प्लेन एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रेल का ट्रांसपोर्टेशन, रोड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मिल जाता है, जो फैसिलिटेट करता है द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द गुड्स। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है वो प्लेन एरियाज में रहती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन दीज प्लेन एरियाज। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी एज वेल एज फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चरल आउटपुट हमें मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर भी यहाँ पे प्लेन एरियाज में अच्छा खासा देखा जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू जैसा बड़ा प्लेट्यू है और प्लेट्यू रीजन भी इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि इंडिया का मेजॉरिटी बहुत सारा जो हिस्सा है, जो पहले तो 7500 के आसपास माना जाता था, अब 11,800 किलोमीटर के आसपास इस एरिया को माना जाता है। हमारा कोस्टल एरिया की लेंथ की बात करूँ तो क्योंकि हमारा ये बड़ा जो पार्ट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सी से लगता है, तो ये कोस्टल एरिया का काम करता है। तो हमारे पास कोस्टल एरिया भी प्रेजेंट है, तो इस टाइप की भी हमारे पास एरियाज प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ आइलैंड्स भी हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें बेसिकली वी हैव द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो हमारे पास आइलैंड्स भी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे पास डेजर्ट भी प्रेजेंट है, विच इज थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट भी सिर्फ इंडिया में ना प्रेजेंट होकर ये पाकिस्तान के एरिया में भी है, और इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसी स्टेट्स में ये जो हमारा डेजर्ट वाला रीजन है वो स्प्रेड आउट है। तो इस तरीके से क्योंकि हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स में इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, और यही जियोग्राफिकल फीचर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे कल्चरल एंगल को। कल्चरल एंगल यानी हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट, जैसे हमारा मकर संक्रांति का हमने एग्जांपल हमने प्रीवियस वन ऑफ द लेक्चर्स में देखा था। तो मकर संक्रांति मार्क करता है हमारा जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन की हार्वेस्टिंग के टाइम को, और यही जो फेस्टिवल है डिफरेंट हमारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट टाइम पीरियड में हमारी हार्वेस्टिंग होती है। तो यही जो फेस्टिवल है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मनाया जाता है। तो फेस्टिवल्स को ये इम्पैक्ट करता है, हमारे क्लोथिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो ये अगर हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज में बहुत लोअर टेम्परेचर तक, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तक भी टेम्परेचर जाता है, और कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऐसे हैं जो कॉन्टिनेंटैलिटी का कंसेप्ट लेते हुए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी वहां पे देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान का कोई रीजन लेके चलिए, जैसलमेर में टेम्परेचर जो है वो गर्मियों के टाइम पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक भी चला जाता है। तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्लाइमेटिंग फैक्टर जो है वो हमारी क्लोथिंग के फैक्टर को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, सॉरी जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ये हमारे डाइवर्सिटी को एनहेंस करते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से या डिफरेंट रीजनल वेरिएशंस की वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी देखी जाती है ऑल ओवर द कंट्री में। तो ये हमारे इस चैप्टर में ओवरव्यू हमने लिया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की हाइट बहुत ज्यादा तक भी जाती है। हिमालयाज को हम बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे मेजर पीक्स है, बहुत सारी पीक्स 8000 मीटर की हाइट तक भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि दे सीम टू टच द स्काई, ऐसा लगता है कि जो हिमालयाज के ये जो माउंटेन्स है, लॉफ्टी माउंटेन्स है, वो स्काई को टच कर रहा है। तो इन बहुत सारे यहाँ पे जो पीक्स हैं वो 8000 तक जाते हैं, इनको कॉमनली बोला जाता है
8,000 तो बहुत सारे 8,000 भी मिलते हैं। नेपाल हिमालय जो है वो हमारे 6 कंट्रीज के अराउंड स्प्रेड करता है, वो जो कि एशिया में प्रेजेंट है। वो कंट्रीज है इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड अफगानिस्तान। तो हिमालय 6 कंट्रीज के अक्रॉस स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा हिमालयाज की जो हायर पीक्स हैं वहां पे स्नो का डिपोजिशन रहता है जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन यही समर के टाइम पे ये जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है और मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो हमारी प्लेन एरियाज में हिमालय से आती है, जैसे हमारी गंगा हो गई, हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, देन हमारी इंडस रिवर होगी, तो ये मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स को ये वाटर देने का काम करते हैं हमारे हिमालयाज की लॉफ्टी माउंटेन्स। इसीलिए हिमालयाज को जनरली वाटर टाउन ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंडिया की रिवर्स है और भी कई रिवर्स को हिमालयाज जो है वो वाटर देने का काम करते हैं, इसलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है भागीरथी रिवर, ये इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द गोमुख ग्लेशियर। गोमुख का मतलब है गऊ का मुख यानी काउज माउथ। तो ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। यहाँ से हमारी ये वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा भागीरथी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता चली कि भागीरथी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, गोमुख, और ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। देन ये गंगोत्री ग्लेशियर के भी आसपास ये प्रेजेंट है और गंगोत्री ग्लेशियर से हमारा गंगा का ओरिजिन माना जाता है। तो ये हमारी भागीरथी रिवर जिसको भागीरथी रिवर बोला जाता है, वहां से हमारे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर का ओरिजिनेशन होता है और वही आगे जाके गंगा के नाम से जानी जाती है। तो हमारी भागीरथी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट है हमारा गोमुख। अब नेक्स्ट, हिमालयाज किस तरीके से फॉर्म हुए थे, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारा इंडिया का जो लैंड मास है वो हमेशा से यहाँ पे जो है आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में एशिया के कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, हमेशा से एशिया में सिचुएटेड नहीं था। ये अफ्रीका के पास यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इंडिया का लैंड मास हमारे एक लैंड मास का पार्ट होता था जिसको बोला जाता है गोंडवाना या गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड मास का ये पार्ट होता था। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ये जो लैंड मास है इसने नॉर्थवर्ड मूवमेंट को शुरू किया। तो ये ऊपर की तरफ आने लगा, नॉर्थवर्ड उत्तर की दिशा में ही आने लगा। अब नॉर्थवर्ड मूवमेंट में जब इसने शुरू करा तो ये आते आते यूरेशिया कॉन्टिनेंट से ये टकराया। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब हम किसी कारपेट के कपड़े को इस तरीके से हम आगे की तरफ पुश करते हैं और आगे ऐसा स्पेस नहीं है तो वो कारपेट क्या है, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इसी तरीके से जब ये इंडिया का लैंडमास विच वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड वंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये लैंडमास ने जब यूरेशिया के कॉन्टिनेंट को पुश करना शुरू करा तो वहां पे ये जो है ये फोल्ड माउंटेन की तरह अपलिफ्ट हो गया। तो इसी से फॉर्मेशन हुआ ऑफ द हिमालयाज। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये है अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो, जब हमारे इंडिया के लैंड मास ने नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है वो शुरू करा था। अब ये माना जाता है कि आज के टाइम पे भी हिमालयाज जो है वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं या वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। बट ये रेट एट विच वो मूव कर रहे हैं नॉर्थवर्ड वो बहुत ज्यादा स्लो है। वो यहाँ पे दिया गया है, इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। तो बहुत ज्यादा स्लो रेट से ये जो है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं ईच ईयर, इसीलिए हिमालयाज की हाइट जो है ये माना जाता है कि आज भी इंक्रीज हो रही है और विद टाइम ये इंक्रीज होती रहेगी। तो ये हिमालयाज के बारे में है। फिर यहाँ पे दिया गया कि हिमालयाज दो वर्ड से मिलकर बना है, हिम जिसका मतलब होता है स्नो एंड आल्या विच मीन्स अबोर्ड, इसलिए इसको अबोर्ड ऑफ द स्नो भी बोला जाता है। देन हिमालयाज को हम ब्रॉडली 3 मेन रेंजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर स्टडी टू बिकम इजियर। तो 3 मेन रेंजेस में इसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर की तरफ हमारे पास रेंज होती है दैट इज नोन एज द हिमाद्री। अब ये हिमाद्रीज क्योंकि तीनों रेंजेस में सबसे ज्यादा ऊपर प्रेजेंट है, हमें पता है एल्टीट्यूड की टर्म्स में जितना ज्यादा ऊपर कोई भी चीज कोई भी पॉइंट प्रेजेंट होगा वहां पे उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा कम होगा, मतलब वो उतना ठंडा इलाका होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, ठंडा इलाका होगा। तो ये जो ठंडे इलाके की जो कंडीशंस है दे आर नॉट सूटेबल फॉर द ह्यूमंस टू सर्वाइव। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स हिमाद्री के रीजन में नहीं पाए जाते। तो इसको ग्रेटर हिमालयाज भी बोला जाता है। ये हाईएस्ट है, मोस्ट रग्ड पार्ट है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पीक्स पाई जाती हैं ऑफ द हिमालयाज, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये हाईएस्ट पीक है ऑफ द हिमालयाज, ये हमारे हिमाद्री पार्ट में पाई जाती हैं। और यहाँ पे लाइफ इतनी टफ हो जाती है ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं पाए जाते। फिर सेकेंड हमारी रेंज है दैट इज हिमाचल। तो उस हिमाचल जो है वो क्वाइटली
लोअर पार्ट में सिचुएटेड है इन कंपैरिजन टू द ग्रेटर हिमालय, या जिसको हम हिमाद्री कह रहे थे। तो हिमाचल में हमारे यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, इसलिए बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हैबिटेशंस देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे हमारे हिल स्टेशंस हमारे हिमाचल में प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश वाला हिमाचल यहाँ पे रेफर नहीं है, ये सेकंड हमारी रेंज है जिसको लोअर हिमालयस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हिल स्टेशन जो प्रेजेंट है दैट इज नैनीताल, जो हमारे उत्तराखंड में प्रेजेंट है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हमारे हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी हमारे उत्तराखंड में। ये हमारे हिमाचल रेंज ऑफ द हिमालयस का पार्ट है हमारी ये हिल स्टेशन। फिर थर्ड है हमारी द शिवालिक। शिवालिक इसको आउटर हिमालयस भी बोला जाता है, ये सबसे लोअर में सिचुएटेड है। तो इसके फुट हिल्स में बहुत सारे हमारे पास रोलिंग हिल्स और डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करता है। अब हमारे हिमालयस क्या है, हिमालयस की 3 रेंजेस हैं। सबसे पहले हमने देखा हिमाद्री के बारे में, फिर हमने लोअर हिमालयस के बारे में देखा, तो लोअर हिमालयस या हिमाचल जिसको हम बोलते हैं। देन थर्ड है हमारे शिवालिक्स, और शिवालिक्स के बाद अगर हम देखें हिमालयस के बाद हमारे प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। तो शिवालिक्स एक्ट करता है एज एन ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयस एंड द प्लेन्स। तो शिवालिक्स इस तरीके से एक्ट करता है, और शिवालिक्स के जस्ट बाद हमारे गंगेटिक प्लेन्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, और गंगेटिक प्लेन्स को कॉमनली द नदर्न प्लेन्स भी बोला जाता है। फिर यहाँ पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है कि हिमालयन रीजन में टाइप ऑफ घर बनाए जाते हैं जिनको काटकूनी या धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस बोला जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर में हमें ये टाइप ऑफ हाउसेस दिखाए गए हैं। अब इसमें क्या है, स्टोन या वुड का यूज एक साथ में करा जाता है। वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये टाइप ऑफ घर बहुत ज्यादा ऑप्टिमल रहते हैं, क्योंकि ये वहां पे इन हाउसेस को गर्म करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा वहां पे क्योंकि हिमालयाज जो है वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन टाइप ऑफ एरियाज को क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि हिमालयाज के रीजन में ही हमारा जो ये हिमाचल है ये लाई करता है, तो इट इज अगेन वेरी अर्थक्वेक प्रोन टाइप ऑफ एरिया। तो इसको अर्थक्वेक से प्रिवेंट करने के लिए भी ये काटकुनी या धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये रेजिस्ट करते हैं डैमेज इन द इवेंट ऑफ द माइल्डर अर्थक्वेक्स। तो ये टाइप ऑफ घर यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, जैसे सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द हिमाचल प्रदेश। इसमें बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है, और इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, इस पिक्चर्स में बताया गया है कि किस टाइप का यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपीएससी जिस भी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वहां से पास ऑन होने वाली रिवर के बारे में पूछ सकता है, वहां पे प्रेजेंट स्पीशीज के बारे में पूछ सकता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की कुछ स्पीशीज भी यहाँ पे दी गई है। जैसे यहाँ पे ये शो करा गया है हिमालयन मोंग, तो ये हिमालयन मोंग मेल कैटेगरी यहाँ पे इस पिक्चर में शो कर गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ये स्पीशीज पाई जाती है। फिर हमारी ये मोनेस्ट्रीज दिखाई गई हैं। मोनेस्ट्रीज हमें ये दिखाती हैं कि हिमालयाज में मोनेस्ट्रीज भी प्रेजेंट थी। फिर ये हमारी एक रिवर दिखाई गई है विच इज आई थिंक इट्स ब्यास रिवर दिखाई गई है जो हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे जा रही है। फिर यहाँ पे हमारा स्नो लेपर्ड दिखाया गया है, तो स्नो लेपर्ड भी हमारा इस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें इस पिक्चर से मिलती है जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये प्लांट दिखाया गया है विच इज रोडोडेंड्रोन। तो यहाँ पे हमें इसके फोना के बारे में पता चलता है कि रोडोडेंड्रन, स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन मॉन्स जैसी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है, हिमालयन मोनल जैसी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। लेकिन हमें, अगर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो हमें पता है कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने की टेंडेंसी रखता है। तो आपको इन जो माइनर इंफॉर्मेशन हमारे पिक्चर्स में यहाँ पे दी गई है इसको भी ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। हमें पता है कि डेजर्ट वर्ड जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि ये एक हॉट प्लेस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे एक्सट्रीम रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेजेंट होती है। तो वो टेम्परेचर की रेंज बहुत ज्यादा हाई भी हो सकती है, बहुत ज्यादा लो भी हो सकती है। जब हाई टेम्परेचर की रेंज होती है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द हॉट डेजर्ट, और जहाँ पे बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पाया जाता है वो हो जाता है हमारा कोल्ड डेजर्ट। तो इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट इन द लद्दाख। तो लद्दाख का ये हमारे पास कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो विंटर में -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये टेम्परेचर जाता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कम टेम्परेचर के जो रीजन है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। बहुत कम रेनफॉल
स्नोफॉल होती है, लैंडस्केप रग्ड है विद रॉकी टेरेन, डीप वैलीज प्रेजेंट है और लेक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक क्योंकि चाइना के साथ डिस्प्यूट में रहता है इसलिए ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें पता चलता है कि ये हमारे लद्दाख डेजर्ट के रीजन में प्रेजेंट है पेंगोंग सो लेक, जिसमें सो का मतलब ही होता है लेक। और इसको क्योंकि ये मून जैसा जो टेरेन है उससे ये रिजेंबल करता है तो इसको मून लैंड भी बोला जाता है। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे इस लद्दाख डेजर्ट को मून लैंड भी बोला जाता है। अब क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हिमालयाज हैं ये फोल्डेड माउंटेन की तरह यूरेशिया को जब हमारे इंडिया के लैंड मास ने पुल करा था उस तरीके से बने थे, तो ओशंस के पार्ट से हमारा ये जो लद्दाख वाला रीजन है ये बना था। तो यहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट है उस रॉक्स में दे आर लार्जली मेड ऑफ द सैंड एंड क्ले, क्योंकि ओशंस में ये सेडिमेंट्स डिपोजिटेड थे। अब क्योंकि ये ओशन के रिमेन से ही बना है तो यहाँ पे इसके रॉक्स में सैंड और क्ले जो है वो ज्यादा पाई जाती है। और क्योंकि लद्दाख में हमने देखा कि हमारे पास ये डेजर्ट लाइक कंडीशंस प्रेजेंट है जहाँ पे विंटर का टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है, तो इतने ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ, लाइक स्नो लेपर्ड पाया जाता है, आइबेक्स पाया जाता है, तिब्बतन एंटीलोप्स पाए जाते हैं। तो ये स्पीशीज हमारी इन चीजों से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता रहता है, तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए कि स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड तिब्बतन एंटीलोप्स जैसी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फेस्टिवल्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें जो हेमिस फेस्टिवल्स, ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अलावा एक लोसर फेस्टिवल है, ये भी हमारे लद्दाख में मनाया जाता है। तो हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, तिब्बतन एंटीलोप्स, ये कुछ याद रखने वाली चीजें हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि यूपीएससी इन्हीं पोर्शन से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता रहता है। देन द जेनेटिक प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रिवर्स होती हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं वो अपने साथ पानी लाती हैं, एज वेल एज वाटर के साथ साथ ये अपने सेडिमेंट्स लाती हैं जो इस लैंड को फर्टाइल बनाने का काम करती है। तो फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो पाता है। एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉपुलेशन को सपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा प्लेन एरियाज होने के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करता है। इसलिए प्लेन एरियाज में या जेनेटिक प्लेन्स में रादर, जिसको कॉमनली द नदर्न प्लेन्स भी कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है अगर इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करें। फिर ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे ये बहुत अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। एक तो सबसे पहले बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, और उसके भी एक स्पीशीज को इस पिक्चर में शो करा गया है, दैट इज ग्रे लंगूर। तो इस बंधवगढ़ नेशनल पार्क विच इज प्रेजेंट इन द मध्य प्रदेश, यहाँ पे ग्रे लंगूर पाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर से मिलती है, हमें यहीं के यहीं इसको याद रख लेना है। आपको इसका जो इन्वायरमेंट के अंदर की टॉपिक्स आते हैं उसके लिए डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये जो क्योंकि एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन आ गई है तो इसको आपको यहाँ पे ही याद रख लेना है। फिर यहाँ पे टाइगर दिखाया गया है और बताया गया है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है विद टाइम डिक्लाइन होती जा रही थी, बट प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो टाइगर की पॉपुलेशन को एनहेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और टाइगर सेंसस भी हमारे आते हैं, वो भी हमें दिखाते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो विद टाइम इंक्रीज होती जा रही है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन घड़ियाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये कह रहे हैं कि इंडियन घड़ियाल भी जो है इट इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटेंशन। आई थिंक इसका IUCN स्टेटस भी हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये भी हमारा न्यूज में रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और पिकॉक और पीहन इस हमारा इस फिगर में दिखाया गया है, और इंडियन पिकॉक जो है वो नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया है। फिर देखते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट, इसको हम जो कॉमनली कहते हैं। अब डेजर्ट एरियाज में क्या होते हैं, ड्यून्स होते हैं, रग टेरेन होता है और वाइल्ड ओपन स्काई होता है। अब ये जो यहाँ पे जो कंडीशंस होती है दे आर नॉट मच ऑप्टिमल फॉर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर जो है वो नहीं देखा जाता। सैंड ड्यून्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सैंड ड्यून्स हमारे डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। जनरली जो थार डेजर्ट हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में प्रेजेंट है वहां पे पाए जाते हैं। जैसलमेर को द गोल्डन सिटी बोला जाता है, ये थार डेजर्ट के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है। वेट अ सेकेंड। और जो जैसलमेर फोर्ट है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी लिस्टेड है। यहाँ पे वास्ट एरिड रीजन पाया जाता है, और ये जो थार डेजर्ट है इट इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और ये हम
नेचुरली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं अपनी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल में उस तरीके के एडेप्शंस को लाके वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो वुमेन है वो पानी लेती हुई जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे इस तरीके के वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स भी अडॉप्ट करे जाते हैं, जिनको कॉमनली टंका एंड कुंड्स बोला जाता है। अब ये टर्मिनोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है ये कुंड्स किस तरीके की चीज है, ये कुंड्स से आप क्या रेफर करते हैं, तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ पर याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द अरावली हिल्स। द अरावलीज जो है ये हमारे लिए द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है, दीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हिमालयाज की बात करें दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, और अगर अरावलीज की बात करें दे आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत पुराने हैं, सम 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये माउंटेन्स की यहाँ पे एज बताई जा रही है। और इसके बहुत सारे पीक्स एंड रिजेस होती हैं, जिसमें हमारी द हाईएस्ट पीक माउंट आबू जो है इट इज अबाउट 1700 मीटर, और इसकी जो रेंजेस हैं वो जनरली 300 से 900 मीटर्स के बीच में रेंज करती है। अरावलीज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इन शेपिंग द जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि अरावलीज जो होती हैं इन्हीं की वजह से जो हमारा डेजर्ट एरिया है या जो थार डेजर्ट है इसका जो एक्सपेंशन है वो रुकता है। अगर इसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, और डेजर्टिफिकेशन से हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनकी फर्टिलिटी में डिक्लाइन आएगा, क्योंकि डेजर्ट्स जो हैं दे आर नॉट ऑप्टिमल फॉर द क्लाइमेटिक फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हमारे जो अरावलीज है वो एज अ नेचुरल बैरियर एक्ट करते हैं एंड प्रिवेंट द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड, तो ये उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके अलावा अरावलीज आर रिच इन मिनरल्स जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर यहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं। जैसे कि हमारे एंशियंट जावर माइंस है, ये जावर माइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा जिंक जैसे जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। तो अरावलीज, क्योंकि अब आपको पता होगा कि ये न्यूज में भी चल रहा है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरावलीज के ऊपर डिबेट भी बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अरावलीज जिनकी कुछ पर्टिकुलर हाइट्स से कम जो हमारे पास जो कुछ रेंजेस हैं उनको अरावलीज का पार्ट ही नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीजें हमारी इसी वजह से अरावली जो है वो न्यूज में है, तो अरावलीज के बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना चाहिए। और ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है कौन कौन से मिनरल्स हमारी अरावलीज में मिलते हैं जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अरावलीज का ये इंपॉर्टेंस भी कि ये एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट जो ईस्टवर्ड है उसको प्रिवेंट करता है, तो ये चीजें अरावलीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऑल्दो इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, मेघालय का प्लेट्यू हो गया, इस तरीके से बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। लेकिन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है वो उसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। पेनिनसुला रीजन ऐसा रीजन होता है जो अपनी तीन साइड्स में किसी ना किसी वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। अब क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से अपने ईस्टर्न साइड में, अपने वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी से, और अपने सदर्न साइड में इंडियन ओशन से सराउंडेड है। तो तीनों साइड्स इसकी जो होगी, इसकी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की तीनों साइड्स ही वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन बोला जाता है। पेनिनसुला क्योंकि ये तीन साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू प्रेजेंट है, इसलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इसको बोला जाता है। वेस्ट में अगर देखें तो हमारे पास जो माउंटेन हिल्स प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में हमारे पास इसी तरीके से ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो वेस्टर्न घाट्स मोर और लेस कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। अब इस गैप से हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स जो है वो फॉल करती हैं, रिवर्स जो आज आती हैं वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं, जैसे हमारी गोदावरी रिवर होगी, महानदी रिवर होगी, कावेरी रिवर होगी, तो ये रिवर्स हमारी यहाँ से जाती हैं। इसलिए हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है इन नेचर, वो कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि हमारा वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है इन नेचर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है हमारे वेस्टर्न घाट्स में, इसलिए वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर करा गया है। और नदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे अल्टरनेटिवली पूछा जाए कि हमारे महाराष्ट्र रीजन में हमारी वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री रीजन के नाम से, सह्याद्री हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ईस्टर्न घाट्स लोअर है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट्स, तो अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमारी वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो दो डिफरेंस हमने अब तक देख लिए कि हाइट जो है वो हमारी वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा है,
ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। देन अगर बात करें कि वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर वाइल ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं वो ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स। बिटवीन दीज माउंटेन लाइज अ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है? अ वास्ट एरिया ऑफ द फ्लैट हाईलैंड्स, ये प्लेट्यू रीजन इन दोनों माउंटेन्स के बीच में, माउंटेन रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज मिलती हैं, हमारी रिवर्स मिलती हैं। रिवर्स से क्या होता है? रिवर्स इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाती हैं हमारी इस ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, या रादर हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में। इसके अलावा और भी यहाँ पे ये जो रिवर्स हैं इनकी वजह से हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल्स बड़े बड़े मिलते हैं, जैसे हमारा बहुत फेमस शरावती जॉग वाटरफॉल्स है जो हमारी शरावती रिवर पे प्रेजेंट है। तो ये वाटरफॉल्स की वजह से हम ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए पानी ले सकते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रिसाइड करती हैं। अब उन ट्राइबल कम्युनिटीज के भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि सांथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में जाती है, लेकिन अरेबियन सी में भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जाती हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी नर्मदा एंड तापी जैसी रिवर्स। ये हमारी जाके गिरती हैं इन द अरेबियन सी रीजन। देन यहाँ पे वाटरफॉल्स की बात मैंने आपको बताई दी है कि यहाँ पे वाटरफॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट में क्योंकि बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये डिक्लेयर्ड है। यहाँ पे वाटरफॉल का एग्जांपल दिया गया है, पावर हाउस वाटरफॉल, ये पेरी कैनाल, ये मुन्नार के पास केरल में प्रेजेंट है, ये वाटरफॉल दिखाया गया है। इसके अलावा अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाया जाता है लॉयन टेल्ड मकाओ, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये लॉयन टेल्ड मकाओ हमारी वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट में हमारा ये किंग कोबरा भी दिखाया गया है, जो यहाँ पे पाया जाता है। इंसेक्टिवरस प्लांट्स पाए जाते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। मतलब ये जो बेसिकली इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। और यहाँ पे ये कोल माइंस दिखाई गई हैं जो हमारे इस प्लेट्यू रीजन में प्रेजेंट है, और इस कोल से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे हम कोस्ट लाइन के बारे में। कोस्ट लाइन की बात करें, यहाँ पे ओल्ड डेटा दिया गया है, लेकिन न्यू डेटा हमें कहता है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है इट इज अबाउट 11,000 किलोमीटर्स इन लेंथ। तो 11,000 के पास हमारी कोस्ट लाइन है। अब इस कोस्ट लाइन के बाद अगर हम देखें तो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बाद में देखते हैं। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो स्प्रेड करता है स्टेट्स जैसे गुजरात से केरल तक की। इसमें इस वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं? तो हमारी सबसे पहले तो गुजरात ही आ जाती है, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और उसके बाद केरल यहाँ पे हमारी वेस्टर्न कोस्ट में आ जाती है। और इस वेस्टर्न कोस्ट में ही हमारी वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपोजिट्स, जो छोटी रिवर से आती हैं, जो कवर करती हैं फीचर्स, कर्व्स, क्रीक्स, एस्चुरीज बनाने का काम करती हैं। ये एस्चुरीज बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स जो नर्मदा और तापी है, ये हमारी इस वेस्ट कोस्ट से जाते हुए ही हमारी अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। तो ये अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। फिर बात करते हैं अबाउट द ईस्ट कोस्ट। ये ईस्टर्न घाट्स और वे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करती है। गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक ये जाती हैं। इसमें मेजर रिवर्स जो हमारी ईस्ट कोस्ट से बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो है हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स। और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी हमारी ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी चिलिका लेक एंड पुलिकेट लेक। ये पुलिकेट लेक एक लैगून है। लैगून एक वाटर बॉडी होती है जो सॉल्टी वाटर की एक वाटर बॉडी होती है, उसको लैगून बोला जाता है। तो पुलिकेट लेक, चिलिका लेक, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक ओडिशा में है, पुलिकेट लेक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो है हमारी ईस्टर्न कोस्ट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारी कुछ ये रिवर्स होती हैं जो डेल्टाज का फॉर्मेशन करती है। मतलब ईस्टर्न, तो हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट में एक और डिफरेंस देखा कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो एस्ट्यूरीज का फॉर्मेशन करती हैं हमारी वेस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स में जो रिवर हैं वो डेल्टाज का फॉर्मेशन करती हैं। डेल्टा मतलब जब भी रिवर अपने सीज में, या यहाँ पे इस केस में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जब मर्ज होने वाली होगी, उससे पहले जब अपने सेडिमेंट्स को रिलीज करेगी एक लार्जर वाटर बॉडी में, जब हमारी शॉर्टर वाटर बॉडी जा रही होती है और अपने सेडिमेंट्स को रिलीज करती है, तो उसको बेसिकली डेल्टा बोला जाता है। और ईस्टर्न घाट्स में जाने वाली रिवर डेल्टाज का फॉर्मेशन करती है। तो ये थर्ड डिफरेंस है बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट।
फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज इंडियन आइलैंड्स। अब आइलैंड्स को हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई करा है। हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अब उन आइलैंड्स में बहुत सारे हमारे पास वाइल्ड लाइफ मिलती है, ब्यूटीफुल बीचेस मिलते हैं, कोरल रीफ्स मिलते हैं, वोल्केनोज मिलते हैं, और बहुत सारी एंशियंट ट्राइब हमारी इन पर्टिकुलर आइलैंड्स में पाई जाती थी। आइलैंड्स की अगर बात करें तो हमारे पास ईस्टर्न साइड पे वी हैव द बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न साइड पे वी हैव द अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल पे हमारे पास द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दैट इज नोन एज द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और अरेबियन सी पे हमारे पास लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बेसिकली मेजरली ये कोरल रीफ से फॉर्म्ड आइलैंड्स हैं, और अंडमान एंड निकोबार वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेजरली हमारे वोल्केनोज से बने हुए आइलैंड्स है। लेकिन कोरल रीफ्स वाले आइलैंड्स हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी मिलते हैं। लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है। अब आर्किपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कॉमनली आर्किपेलागो बोला जाता है। तो यहाँ पे ये एक अरेबियन सी में प्रेजेंट है, क्लोज टू द कोस्ट ऑफ मालाबार। मालाबार कोस्ट हमारी केरला की कोस्ट लाइंस को डिवाइड करा गया है अलग अलग स्टेट्स में, कोस्ट को डिफरेंट नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि केरल की कोस्ट को बेसिकली मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस नाम को आपने यही याद रख लेना है। फिर इसके बाद ये जो है यहाँ पे बहुत सारी, ये 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और मैंने जैसे आपको बताया ये कोरल्स का ही बेसिकली बना होता है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये 500 से ज्यादा बड़े और छोटे वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, और इसको दो डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करा जा सकता है। वन ऑब्वियसली वी हैव द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड सेकंड ऑब्वियसली वी हैव द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हमारा ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रखता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ऑफ द सेलुलर जेल्स। सेलुलर जेल में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स को बंद करके रखा जाता था, और यहाँ पे बेसिकली इसी को काला पानी की सजा बोला जाता था। तो ये सेलुलर जेल में ही इनको सजा दी जाती थी। फिर नेक्स्ट है द डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, विच इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती है ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, जो यहाँ पे ही पाई जाती है। तो ये सुंदरबंस डेल्टा हमारे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसकी सीनिक ब्यूटी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म को ये अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। फिर यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में बताया गया, दैट इज शर्टसुक म्यूजियम फेस्टिवल। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में खासी पीपल जो है इसको मनाते हैं, और चेरापूंजी मेघालय में ये मनाया जाता है। तो ये वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन हमें, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही थोड़ी साइड में मेंशन है, किसी पिक्चर के नीचे मेंशन है, पिक्टोरियल फॉर्म में कहीं ना कहीं दिखाई गई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी का कोई पता नहीं लगता वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो ये चीजें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी में मेंशन चीजों को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि शर्टसुक म्यूजियम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। ये मेघालय के रीजन में ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। फिर द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लेट्यू रीजन में इंडिया में एक मेघालय प्लेट्यू भी है, और मेघालय प्लेट्यू के कुछ हिल्स हैं, जैसे कि गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। तो ये हिल्स जो है वहां पे जो ट्राइब्स प्रेजेंट है उनके नामों पे इन हिल्स का नामकरण किया गया है। तो ये हिल्स हमारे लिए गारो, खासी, जयंतिया, दीज हिल्स आर पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। फिर इसके अलावा ये एक विलेज है, मोलिंगनोंग विलेज। ये ईस्ट खासी हिल्स पे प्रेजेंट है, जो मेघालय का पार्ट है, सॉरी। इट इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर विलेज इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, और ये भी हमारी मेघालय के रीजन में ही, खासी रीजन में प्रेजेंट है। इसके अलावा लिविंग रूट ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये मैन मेड है, लेकिन वेरियस रूट्स को बना के इस तरीके का ब्रिज, रूट्स को जोड़ के इस तरीके का ब्रिज बनाया गया है इन दिस मेघालय रीजन ओनली। तो ये इसको ट्रीज की रूट्स के साथ ये ब्रिज बनाया गया है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लिविंग रूट ब्रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारा मेघालय में प्रेजेंट है। मेघालय के चेरापूंजी में वर्ल्ड से बहुत ज्यादा रेनफॉल आती है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आती है। तो इस तरीके से हमारा इंडिया में वेरियस जो रीजन्स हैं, वेरियस माउंटेन्स, प्लेट्यूज, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट के रीजन में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, और इन टर्न वो हमारी कल्चरल फैक्टर्स को भी इम्पैक्ट करने का काम करता है। इसीलिए इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी
पाई जाती है और हर एक एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली। इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।